वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। बीपीएससी के जो टीचर की भर्ती होने वाली है उसके लिए ये बिहार में जो एससीईआरटी बुक चलती है उसका ये समरी है, तो उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। क्लास 6 की चैप्टर 9 है, प्रथम साम्राज्य चैप्टर का नेम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मगध साम्राज्य का महान शासक कौन था, तो महान शासक हो जाएगा सम्राट अशोक हो जाएगा। और यहाँ पे है जो मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया और उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों से प्राप्ति के स्थल ये दिए गए हुए हैं। जो मौर्य साम्राज्य के टाइम के नगर थे प्रमुख और अभिलेख थे। 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना था। तो अशोक है कब बना साम्राज्य का सम्राट, तो 273 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार के बाद में। पिता का नाम क्या था, बिंदुसार था, याद रखिएगा, और डेट भी याद रखिएगा, 273 ईसा पूर्व। इसने साम्राज्य की राजधानी क्या बनाई थी, पाटलिपुत्र, जो आजकल पटना कहते हैं। यह जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता था तब उसे साम्राज्य कहते थे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और कब की थी, तो 2300 वर्ष पहले की थी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ तक्षशिला है जो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। तो जैसे कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में जाएंगे तो उसके लिए कौन सा मार्ग था, तो तक्षशिला उसका मार्ग था। और उज्जैन है जो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाला रास्ते में पड़ता था उज्जैन। मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र कौन सा था, तो नंद साम्राज्य का क्षेत्र था जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया था। इसमें है जो उत्तर और मध्य भारत का मुख्य भाग शामिल था। स्वयं चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर में गांधार और कश्मीर का क्षेत्र, पश्चिम में और सौराष्ट्र और दक्षिण में कर्नाटक तक का विजय अभियान किया था। किसने किया था, तो ये चंद्रगुप्त ने किया था स्वयं। फिर यहाँ पे जो खजाने की देख रेख करते थे उनको क्या कहते थे, कोषाध्यक्ष कहते थे। समाहर्ता क्या थे, तो समाहर्ता या राजस्व संग्रहकर्ता का काम कर इकट्ठा करना होता था। जो राजस्व संग्रह होता था उसका काम कौन करता था, समाहर्ता होते थे। और कर कुल उत्पादन का 1/6 या 1/4 भाग होता था, या जो कर लिया जाता था। और राजा के जासूस होते थे, उनको जो अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इनमें से 4 प्रांत जो प्रमुख थे, मगध था, तक्षशिला था, उज्जैन और स्वर्णगिरी थे। अशोक की ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र था, तो उससे की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। और प्रांतों को जिला में विभाजित किया गया था। इन जिलों की देखभाल करने के लिए गांव के मुखिया होते थे, उन्हें ग्रामिक कहा जाता था। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था, तो वहां के लोगों और पशुओं को देख रेख करता था। फिर नगर का प्रशासन परिषद और उसकी 6 समितियां देखती थी। नगर का प्रशासन परिषद और उसकी 6 समितियां होती थी, उनके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। फिर उसके बाद में है जो नगर और गांव होते थे उनमें अलग अलग न्यायालय होते थे। नेक्स्ट है भारत में, जहाँ पर आज उड़ीसा है वहाँ है सम्राट अशोक के समय कलिंग नामक राज्य था। तो उड़ीसा जहाँ पे है अभी वर्तमान में, वहाँ पे क्या था, तो कलिंग नामक राज्य था। अशोक ने कलिंग की चढ़ाई की थी, घमासान युद्ध हुआ, वहाँ पे हजारों सैनिक मारे गए। और उसके बाद में है अशोक का मन है जो बहुत ही दुखी हो गया था वो। फिर वो युद्ध छोड़कर लोगों की भलाई का काम करने में लग गया और उसने अपने विचारों और संदेशों को चट्टानों पर खुदवाया, जिन्हें शिलालेख कहते हैं। पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक के शिलालेखों की संख्या सबसे अधिक है। और राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय हैं। तो आज अशोक के शिलालेख है जो बिहार में कहाँ पे हैं, जो दर्शनीय है, वो है रोहतास जिला के अंतर्गत आता है। सासाराम से 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर है। राजा बनने के 8 साल बाद में कलिंग युद्ध को जीता था अशोक। कितने वर्ष बाद, तो जब राजा बना उसके 8 साल बाद बना कलिंग का युद्ध किया था उसने।
अशोक के धम्म में ना तो कोई देवी देवता था, ना ही कोई व्रत उपवास या यज्ञ करने की बात कही थी। वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रभावित था। यहाँ पे लिखा है भाब्रू अभिलेख है, जो उससे क्या पता चलता है, तो अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। कहाँ से, तो भाब्रू अभिलेख से मिलती है ये जानकारी। वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं पर दीवारों पर अशोक के लेख मिलते हैं। तो जहानाबाद है बिहार में वर्तमान में, वहाँ पे बराबर की पहाड़ी है, वहाँ पे 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं आवास के लिए गुफा दान दिए जाने का भी विवरण यहाँ पे मिलता है। तो किस संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान की थी, तो आजीविक संप्रदाय के लिए। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, और ब्राह्मी लिपि में ही सर्वाधिक इनके वो थे बनाए गए थे। ये अधिकांश राजाज्ञाएं ब्राह्मी लिपि में थी अशोक की, ये भी याद रखेंगे। राजाज्ञाएं मतलब कि संदेश। अशोक ने अपने संदेशों को दूसरे देशों में भी पहुंचाया। उसके अधिकारी कहाँ कहाँ के थे, मिस्र, यूनान, बर्मा आदि देशों में गए थे। अशोक का पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री संघमित्रा थी, और इनको है जो श्रीलंका को भेजा था। अशोक की जो संदेश थे उनमें चट्टानों के साथ साथ बलुआ पत्थर के ऊंचे पत्थरों पर भी खोदी गई है, और इसमें है जो शीर्ष पर हाथी, सांड, सिंह की प्रतिमा भी बनाई गई थी प्रत्येक स्तंभ पर। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, कितने हैं सारनाथ के स्तंभ में, कितने सिंह हैं, 4 हैं, एक दिखाई नहीं देता है। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों को इसकी बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है कहाँ से लिया गया, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में एक गोलाकार शीट फलक पर एक पीछे की ओर बैठे 4 सिंहों की आकृति है। चौथा सिंह है जो दिखाई नहीं देता है, उसके मध्य में एक 24 तीलियों से युक्त चक्र पहिया है। शीर्ष पर एक हाथी है और एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक सांड है और एक सिंह की ऊंची उभारयुक्त आकृति है। क्वेश्चन आता है कि जो सारनाथ का चिन्ह है वहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन से जानवरों की आकृति नहीं है, तो इन जानवर में हो जाएगा सिंह हो जाएगा, हाथी, घोड़ा, सांड और ये सब दिखाई देते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, सत्य का ही विजय होती है। इसका अर्थ होता है बिहार के चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लोरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। तो लोरिया अरेराज स्तंभ कहाँ पे है, रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान, और जिला कौन सा हो जाएगा, चंपारण जिला हो जाएगा। बिहार के रामपुरवा में अशोक स्तंभ का हिस्सा मिला है, तो कहाँ पे मिला है, बिहार के रामपुरा में, और इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 है संस्कृति और विज्ञान। तो भारत के इतिहास में 4वीं से 7वीं सदी के मध्य सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पुराण और महाकाव्य हैं जो 4वीं सदी के आरंभ से 7वीं सदी के मध्य तक का समय था, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराण और तमिल साहित्यों का अंतिम रूप से संकलित किया गया है। इस काल में अन्य लौकिक महाकाव्यों की भी रचना हुई है, इसीलिए इस काल को महाकाव्य काल कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो कुमार संभवम में किसका वर्णन किया गया, शिव पार्वती जी के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है कुमार संभव में। पार्वती ने शिव को पाने के लिए जो कठोर तपस्या की थी उसका ही इसमें वर्णन किया गया है। और गुप्त काल में कुछ जो दरबारी थे वो कौन से थे, तो दरबारी गुप्त काल के दरबारी हरिशेर थे। इनकी रचना कौन सी है, प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, हरिशेर की, और गुप्त काल से संबंधित है, याद रखिएगा। महानतम रचनाकार कालिदास हैं, जो कविता और नाटक दोनों ही क्षेत्र में इन्होंने पुस्तकों को लिखा। कालिदास के नाटक है जो सुखांत और प्रेम प्रधान थे। इनकी रचनाओं में ऋतु संहार है कालिदास की, मेघदूतम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम, जिसमें माँ लास्ट में आती है, हलंत है, ज़्यादातर कालिदास के हैं, ऐसा ट्रिक
याद करके, सभी नहीं कह सकते हैं बट ज़्यादातर जिसमें माँ और हलंत आती है वो कालिदास जी के हैं। कालिदास की रचना है जो अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य और नाटक कला दोनों की दृष्टि से बेजोड़ है। मालविका अभिनिमित्रम है जो नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। किस वंश के इतिहास पर आधारित है? तो शुंग वंश। शूद्रक की रचना है, शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक है। फिर है यहाँ पे, और इसमें मृच्छकटिकम में किसका वर्णन है? तो नायक है दरिद्र ब्राह्मण सार्थवाह चारुदत्त है, और न्यायिका है जो वसंत सेना नाम की गायिका होती है, वैश्या होती है। इनका इसमें वर्णन किया गया है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक 2 ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसका है? विशाख दत्त का है। और देवी चंद्रगुप्तम में किसका वर्णन किया गया है? तो शकाधिपति एवं रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध और ध्रुव देवी के साथ विवाह का इसमें चित्रण किया गया है। हर्षवर्धन है जो उच्च कोटि का नाटककार था, और हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन थे? तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये किसके नाटक हैं? हर्षवर्धन के हैं। द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में अमर सिंह थे। अमर सिंह की रचना है अमरकोश, संस्कृत शब्दकोश है ये। और वर्षायन का कामसूत्र भी इस काल का प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ था। दक्षिण भारत में कई महाकाव्यों की रचना हुई जिसमें संगम साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। इन ग्रंथों की रचना तमिल भाषा में की गई। इलंगो नामक कवि ने है शिल्पदिकारम की रचना की। तो शिल्पदिकारम की रचना किससे की? इलंगो ने की थी, ये भी याद रखिएगा। मणिमेखलई है जो लगभग 400 वर्षों के बाद तमिल भाषा में ही सतनार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। जो मणिमेखलई है इसमें किसकी कहानी है? कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है, और ये है 400 वर्षों के बाद तमिल भाषा में लिखा गया, सतनार द्वारा लिखा गया। अब गुप्त काल के जो मंदिर हैं मेन वो देख लेंगे। तो गुप्त काल का सर्वोच्च मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश ज़िले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के झांसी में है, और बहुत ही सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, गुप्त काल का ही है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। किस धर्म से है? ये वैष्णव धर्म से, ये भी याद रखिएगा। मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा है जो संभवतः मंदिर पर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। तो मंदिर शिखर का निर्माण का पहला उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो ये दशावतार मंदिर में मिलता है। और मूर्तियाँ कहाँ रहती थी? तो गर्भगृह में मूर्तियाँ रहती थी, ये भी याद रखिएगा। एरंड में है 12 और विष्णु के मंदिर मिले हैं। एरंड अभिलेख में कहाँ किसके मंदिर मिले हैं? 12 और विष्णु जी के। गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्यों और स्पूतों का भी निर्माण हुआ। सारनाथ में है धाम्यक स्पूत का निर्माण ईंटों से हुआ है। तो सारनाथ में कौन सा स्पूत है? धाम्यक है, और इसका निर्माण है जो ईंटों से हुआ है। इसका आधार अन्य स्पूतों की तरह वर्गाकार न होकर गोलाकार है, और ये है सारनाथ का धाम्यक स्तूप। स्तूप की कुल ऊंचाई 128 फुट है, और अन्य स्तूपों की तरह इसमें चबूतरा भी नहीं है। यह धरातल पर निर्मित है। स्तूप की दीवारें हैं जो बौद्ध प्रतिमाएं रखने के स्थान तने हुए हैं। ये था सारनाथ का धाम्यक स्तूप। गुहा मंदिर के सर्वश्रेष्ठ नमूना उदयगिरि का गुहा मंदिर है। तो ये सर्वश्रेष्ठ नमूना गुहा मंदिर का कहाँ मिलता है? उदयगिरि का गुहा मंदिर में। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था वीरसेन ने बनवाया था। तो उदयगिरि का गुहा मंदिर किसने बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था, वीरसेन ने बनवाया था इसको। फिर मूर्तिकला। तो 4वीं से 7वीं सदी के बीच में मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र से मूर्तिकला के क्षेत्र में उभरे हुए थे। कुषाण कालीन मूर्तियों में जहां शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया था, वहीं गुप्त काल में मूर्तिकारों ने मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया है। और इस काल की मूर्तिकला पर गांधार शैली की अपेक्षा मथुरा शैली का प्रभाव अधिक दिखता है। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। जो शेष शाही भगवान विष्णु की मूर्ति ये कहाँ की है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। इसमें है भगवान को शेषनाग की शैया पर आराम करते हुए दिखाया गया है। फिर है चित्रकला।
इस काल की चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाओं में मिले भित्ति हैं। इसमें तीन तरह के चित्रों की प्रधानता होती है। और इनके टाइम पे जो सिक्कों में समुद्रगुप्त है जो वीणा वादक और व्याघ्र पराक्रम के रूप में दिखाया गया है। तो व्याघ्र पराक्रम और वीणा वादक के रूप में किसे दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। इस समय में है जो आर्यभट्ट, बराहमिरी, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ और ज्योतिषी विद्या के विद्वान हुए। आर्यभट्ट इस काल में महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने शून्य की संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया था। इन्होंने बताया क्या था कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है और जिस कारण है इसका छाया चंद्रमा पर जब पड़ती है तो ग्रहण लगता है। तो किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। इनकी रचना आर्यभट्टी है और इनकी कर्मभूमि बिहार में पटना के नज़दीक तारेगना असौड़ी नामक स्थान पर थी। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आयुर्वेदिक के विद्वान और चिकित्सक कौन थे? धन्वंतरी थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और नागार्जुन रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के जानकार थे। नागार्जुन किसके जानकार थे? रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के। कुतुब मीनार परिसर में है जो मेहरौली लौह स्तंभ है। तो मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ है? कुतुब मीनार परिसर में है। भागलपुर जिले में बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बौद्ध की 7.5 फीट की प्रतिमा धातु विज्ञान का उत्तम नमूना है। तो भगवान बुद्ध की जो 7.5 फीट की प्रतिमा मिली है कहाँ से? भागलपुर जिला के सुल्तानगंज से। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, विज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो ये नाटक है। और मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवी देवता की प्रतिमा रखी जाती थी गर्भगृह है। दशावतार मंदिर की प्रतिमा विष्णु जी की है। तो ये थे 2 चैप्टर की समरी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।